है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन भान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड। परिवार के लिए चॉकलेट मिल्क बनाने का प्लान करें तो हम सही प्रोपोर्शन में दूध, चीनी और चॉकलेट जैसे इंग्रेडिएंट्स मिलाएंगे, है ना? अब क्या होगा अगर घर में मेहमान हो तो हमें हर इंग्रेडिएंट के प्रोपोर्शन को दुगना या तिगुना करना होगा। आसान है ना? इसका मतलब है कि एक रेसिपी के लिए इनपुट्स का प्रोपोर्शन हमेशा लगभग सेम ही रहेगा। हम इसे एटम्स के कॉन्सेप्ट के साथ क्यों डिस्कस कर रहे हैं? ये इसलिए क्योंकि ये हमें एटम्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट लॉज को समझने में मदद करेगा। एटम्स के कॉन्सेप्ट का इंट्रोडक्शन केमिस्ट्री के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी सफलता थी। हालांकि एटम्स की मौजूदगी को साबित करने के लिए बहुत से एक्सपेरिमेंटल सबूत जरूरी थे। हाइपोथेसिस जैसे कि मैटर एटम से बनता है साबित करने के लिए एक्सपेरिमेंटल सबूतों की जरूरत थी। जल्द ही एक फ्रेंच केमिस्ट अंतवान लेवोजियर कुछ मजबूत और मान्य कॉन्सेप्ट्स को फाइनलाइज करने के लिए बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए। बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस और आइडियोलॉजीज के बाद हमें केमिकल कॉम्बिनेशंस के दो प्रमुख लॉज मिले। वो दो लॉज हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस। चलिए हर लॉ को डिटेल में समझते हैं। चलिए एक आसान एग्जांपल लेते हैं। इमेजिन कीजिए कि हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं जिसमें एलिमेंट ए और एलिमेंट बी आपस में रिएक्ट करते हैं और हमें कंपाउंड सी मिलता है। अगर हम ध्यान से ऑब्जर्व करें तो हम देखेंगे कि एलिमेंट ए और एलिमेंट बी के एटम्स रिएक्शन मिक्सचर में इंडिविजुअली एग्जिस्ट नहीं करते हैं। ये साथ में आते हैं हमें एक नया कंपाउंड सी देने के लिए। हालांकि ऐसा लगता है कि एलिमेंट ए और बी के एटम्स डीजेनरेट हो रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वास्तव में ये कंबाइन हो रहे हैं हमें कंपाउंड सी देने के लिए। अंतवान लेवोजियर ने फिर कंजर्वेशन ऑफ मास का एक लॉ पेश किया, और क्या आप जानते हैं कि वो हमें क्या बताता है? वो बताता है कि एक केमिकल रिएक्शन में मास ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। उन्होंने इस लॉ को यह कहकर समझाया कि मैटर एक पहले से मौजूद मैटर से बनता है और एक नए बने मैटर का मास पहले के मौजूद मैटर के मास के बराबर होगा। हम ना तो नया मैटर बना सकते हैं और ना ही एग्जिस्टिंग मैटर को नष्ट कर सकते हैं। तो जो चॉकलेट मिल्क हमने शुरुआत में बनाया वो दूध, चीनी और चॉकलेट के साथ में मिलाने से आया है। उसी तरह हम देख सकते हैं कि कंपाउंड सी तभी बनता है जब एलिमेंट्स ए और बी के एटम्स साथ में मिलते हैं। नेचर में मौजूद होने वाले सब्सटेंसेस से ही नए सब्सटेंसेस बनते हैं। जो चीजें मौजूद हैं ही नहीं, उनसे नई चीजें नहीं बनाई जा सकती। कोई भी मैटर जो बना है उसके लिए इनपुट हमेशा वो मैटर है जो पहले से ही एग्जिस्ट करता है। ये अब हमारा फर्स्ट लॉ था। क्या आपको सेकंड लॉ याद है? जी हाँ, वो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस था। केमिकल कॉम्बिनेशंस के लॉज ने केमिस्ट्री की फील्ड को हिला कर रख दिया। इन लॉज ने साइंटिस्ट को कई एक्सपेरिमेंट्स करने में मदद की, जिससे केमिस्ट्री की एक ठोस नींव रखी गई। लेकिन फिर भी ये लॉज स्वीकार हो जाएं, इसके लिए एक्सपेरिमेंट द्वारा हासिल हुए सबूत चाहिए थे। ये 19वीं सेंचुरी के पहले दशक के आसपास था कि इंग्लैंड के एक केमिस्ट और फिजिसिस्ट जॉन डॉल्टन बहुत से क्वेश्चंस को आंसर करने में कामयाब रहे। उन्होंने एक थ्योरी का प्रस्ताव रखा जो तब डॉल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के नाम से जानी जाती थी। इस थ्योरी के साथ बहुत से मैटर के बारे में कॉन्सेप्ट्स जैसे कि मैटर का कॉम्पोजिशन, एटम्स और उनके कॉम्बिनेशंस जो कंपाउंड्स को बनाते हैं, बेहतर तरीके से समझे गए। ठीक है, पहले चलिए उनके थ्योरी के 6 मेजर पोस्टुलेट्स को जल्दी से देख लेते हैं। पहले उन्होंने कहा कि सभी मैटर एटम से बने हैं, जो कि बहुत छोटे पार्टिकल्स होते हैं। दूसरा, उन्होंने सुझाया कि एटम्स डिवाइड ना होने वाले पार्टिकल्स हैं जो एक केमिकल रिएक्शन में ना ही बनाए या नष्ट किए जा सकते हैं। तीसरा पोस्टुलेट था एक एलिमेंट के एटम्स का मास और केमिकल प्रॉपर्टीज समान होते हैं।
इसी तरह चौथा पॉस्टुलेट था कि दो अलग एलिमेंट्स के एटम्स का मास और केमिकल प्रॉपर्टीज हमेशा अलग होंगे। पांचवा पॉस्टुलेट था कि एटम्स छोटे होल नंबर्स के रेशियो में कंबाइन होते हैं कॉम्पाउंड्स बनाने के लिए। आखिरकार एटम्स की गिनती और प्रकार एक कॉम्पाउंड के लिए कांस्टेंट होंगे। हमें पता है हमने सारे पॉस्टुलेट्स यहां तेजी से बता दिए, लेकिन घबराइए नहीं, हम हर एक पॉस्टुलेट को एक एक करके समझेंगे। यहां एक एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें एलिमेंट ए और एलिमेंट बी कॉम्पाउंड सी बनाते हैं। पहले पॉइंट ने बताया कि सभी मैटर एटम्स से बने हैं, जो कि बहुत छोटे पार्टिकल्स होते हैं। इसका मतलब कि जब हम मैटर को छोटे छोटे सेक्शंस में डिवाइड करते जाते हैं, हमें अंत में एटम्स मिलते हैं। तो क्या हम कह सकते हैं कि एलिमेंट्स ए और बी एटम्स से बने हुए हैं? जी हां, असल में कॉम्पाउंड सी भी एटम से बना हुआ है, जो साथ में कंबाइन हुए हैं। तो पहला पॉस्टुलेट समझने में बहुत आसान था। दूसरा पॉस्टुलेट ये था कि एटम्स डिवाइड ना होने वाले पार्टिकल्स हैं, जो एक केमिकल रिएक्शन में ना ही बनाए या नष्ट किए जा सकते हैं। अब इससे हमारा क्या मतलब है? जी हाँ, इसका मतलब है कि एटम्स फंडामेंटल यूनिट की तरह है। इसे और आगे डिवाइड करना मुमकिन नहीं है, और एक केमिकल रिएक्शन में एटम्स साथ में कंबाइन होकर एक नया यूनिट बना सकते हैं। लेकिन कोई भी नया एटम बनाया और एग्जिस्टिंग एटम नष्ट नहीं किया जा सकता। तो इस केस में एलिमेंट ए और बी के एटम्स कंबाइन हो रहे हैं कॉम्पाउंड सी बनाने के लिए। तो क्या हम कह सकते हैं कि इस केस में कोई नया एटम नहीं बना है? जी हाँ, इसी तरह कोई एटम नष्ट नहीं हुआ है। चलिए अब तीसरे वाले पर आते हैं। तीसरे पॉस्टुलेट ने बताया कि एक दिए गए एलिमेंट के एटम्स मास और केमिकल प्रॉपर्टीज में आइडेंटिकल होंगे। अगर हम एलिमेंट ए में जूम करें तो हम देखेंगे कि सभी एटम्स जो एलिमेंट ए बनाते हैं सेम है। और ये कैसे सेम है? एटम्स के मास और केमिकल प्रॉपर्टीज आइडेंटिकल हैं। सरल शब्दों में तीसरा पॉस्टुलेट बताता है कि दिए गए एलिमेंट के सभी एटम्स आइडेंटिकल होते हैं। और क्या ये चौथा पॉस्टुलेट भी एक्सप्लेन करता है? जी हाँ, चौथा पॉस्टुलेट बताता है कि अलग एलिमेंट्स के एटम्स के मासेस और केमिकल प्रॉपर्टीज अलग होते हैं। तो क्या हम ये नोटिस कर सकते हैं कि एलिमेंट ए में जो एटम्स हैं वो एलिमेंट बी में जो एटम्स हैं उनसे अलग हैं? जी बिल्कुल। और ये किस तरीके से अलग हैं? एलिमेंट ए और बी में जो एटम्स हैं उनके मासेस और यहां तक कि केमिकल प्रॉपर्टीज भी अलग हैं। सरल शब्दों में ये बताता है कि अलग एलिमेंट्स के एटम्स अलग होते हैं। पांचवा पॉस्टुलेट बताता है कि एटम्स छोटे होल नंबर्स के रेशियो में कंबाइन होते हैं कॉम्पाउंड्स बनाने के लिए। अब इससे हमारा क्या मतलब है? इस रिएक्शन में एलिमेंट्स ए और बी रिएक्ट होकर हमें कॉम्पाउंड सी देते हैं। अगर हम अच्छे से ऑब्जर्व करें तो कॉम्पाउंड सी के एक यूनिट में एलिमेंट ए के दो एटम्स हैं और एलिमेंट बी का एक एटम है, राइट? तो क्या ये होल नंबर्स नहीं है? जी हाँ, इसका मतलब कि कोई भी कंपाउंड में एलिमेंट्स हमेशा एक रेशियो में मौजूद होंगे जिसमें होल नंबर्स शामिल हैं। आप हाफ या 3/4 एटम एक दूसरे के साथ कंबाइन होते नहीं पाएंगे। वाटर के केस में हमारे पास हमेशा 2 हाइड्रोजन एटम्स और 1 ऑक्सीजन एटम कंबाइन होते हैं एक यूनिट बनाने के लिए। कार्बन डाइऑक्साइड के एक यूनिट में हमारे पास 1 कार्बन और 2 ऑक्सीजन एटम्स होते हैं। ये सभी कंपाउंड्स के लिए सच है। एक कंपाउंड में एक पर्टिकुलर एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम्स हमेशा एक होल नंबर होंगे। अब आखिरी पोस्टुलेट देखते हैं। छठा पोस्टुलेट बताता है कि एटम्स की गिनती और प्रकार एक कंपाउंड के लिए कांस्टेंट होंगे। वही सेम एक्सप्लेनेशन कि कंपाउंड सी में एलिमेंट ए के 2 एटम्स और एलिमेंट बी का 1 एटम होता है हमें ये समझाती है। जी हाँ, अगर हम कंपाउंड सी को स्कैन करें तो हमें एक यूनिट में हमेशा एलिमेंट ए के 2 एटम्स और एलिमेंट बी का 1 एटम मिलेगा, और ये सभी कंपाउंड्स पर लागू होता है। हमने पहले ही 2 एग्जांपल्स वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड के देखे हैं। वाटर के एक यूनिट के केस में हमारे पास हमेशा 2 हाइड्रोजन के एटम्स और 1 एटम ऑक्सीजन का होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड के एक यूनिट में हमारे पास 1 एटम कार्बन का और 2 एटम ऑक्सीजन के होते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड में 1 एटम कार्बन और ऑक्सीजन का होता है, जबकि अमोनिया के एक यूनिट में हमेशा 1 नाइट्रोजन का एटम और 3 हाइड्रोजन के एटम्स होते हैं। तो एक पर्टिकुलर कंपाउंड में नंबर ऑफ एटम्स हमेशा कांस्टेंट होंगे। संक्षेप में ये सभी पोस्टुलेट्स ने केमिस्ट की मदद की इनसे बने एलिमेंट्स और कंपाउंड्स के बिहेवियर समझने में। लेकिन इन एलिमेंट्स और कंपाउंड्स को समझने के लिए एटम्स के कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है। टर्म बेसिक यूनिट से हमारा क्या मतलब है? इसका मतलब एक पूरा बड़ा यूनिट बनाने के लिए छोटे यूनिट्स का कई संख्याओं में कंबाइन होना। तो हमें बताइए कि क्या ये दीवार बेसिक यूनिट से बनी हुई है? जी हाँ, हालांकि ये देखने में एक दीवार लगती है, लेकिन ये वास्तव में कई सारी ईंटों से बनी है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ये ईंटें दीवार की बेसिक यूनिट है? जी बिल्कुल। और ये ईंटें किससे बनी हुई हैं?
ये आमतौर पर क्ले और शेल से बनी होती हैं। लेकिन अगर हम इसे और आगे डिवाइड करें तो हम एक ऐसे स्टेज पे पहुंच जाएंगे जहां से और आगे डिवीजन मुमकिन नहीं है। और इस स्टेज को क्या कहते हैं? जी हाँ, हम एटॉमिक स्टेज पर पहुंच जाएंगे। हम ये हमारे पिछले कुछ वीडियो से सीख रहे हैं। अब चलिए एटम्स के इस कॉन्सेप्ट को और डिटेल में समझते हैं। आप एटम्स को सरल शब्दों में कैसे डिफाइन कर सकते हैं? एटम्स कोई भी मैटर के छोटे और डिवाइड ना होने वाले यूनिट्स होते हैं। तो क्या हम ये कह रहे हैं कि एटम्स और आगे डिवाइड नहीं किए जा सकते? शायद हाँ, या उनमें सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी मौजूद हो सकते हैं। लेकिन हम इनके बारे में कैसे जान सकते हैं? हमें केमिस्ट्री के पायनियर्स का धन्यवाद करना चाहिए, जिनकी वजह से कई एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए जा सके, जिस कारण एटम्स को डिटेल में पढ़ना बहुत आसान हो गया है हमारे लिए। लेकिन उससे पहले चलिए ये जानते हैं कि कैसे पुरानी युग के पायनियर्स ने एटम्स को देखा और उनके बारे में पढ़ा। हम जानते हैं कि 18वीं सेंचुरी के अंत तक साइंटिस्ट एलिमेंट्स और कंपाउंड्स के बीच का फर्क जान गए थे, और डाल्टन द्वारा आगे लाई गई एटॉमिक थ्योरी ने भी एटम्स के कॉन्सेप्ट पर कुछ रोशनी डाली। हालांकि उस समय तक बहुत से एलिमेंट्स के बारे में जाना नहीं गया था, इसलिए साइंटिस्ट ने सुविधा के लिए एलिमेंट्स को सिंबल्स देना बेहतर समझा। इस प्रकार एलिमेंट्स के एटम्स को ये सिंबल्स दिए गए थे जो हम यहाँ देख सकते हैं। हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट करने के लिए एक सर्कल के अंदर एक डॉट यूज किया गया था, सिल्वर को सर्कल में S यूज करके एंड सो ऑन। लेकिन समय के साथ नए एलिमेंट्स के आविष्कार से सिंबल्स को यूज करना बहुत ही मुश्किल होता जा रहा था, खास करके जब उन्हें कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया जाता था। तब क्या हो सकता था? बहुत से साइंटिस्ट ने बहुत से सुझाव दिए और उनमें से एक थे स्वीडिश केमिस्ट बर्जीलियस। उन्होंने सुझाया कि सिंबल्स की बजाय हम एलिमेंट्स के नाम में सिर्फ 2 लेटर्स यूज करके भी उन्हें रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इस सुझाव से बहुत मदद मिली। खैर, जल्द ही इसका एहसास हो गया था कि एलिमेंट्स के नाम या तो उनके अपीयरेंस, प्रॉपर्टीज या जिस जगह से वो पहले खोजे गए थे उस पर आधारित थे। इसके साथ ही नेमिंग कन्वेंशन एक स्थान से दूसरे स्थान पर बदल गया। बाद में IUPAC की स्थापना से कई ऐसे नॉमेनक्लेचर प्रॉब्लम्स का हल हो गया था। एक सेकंड रुकिए, IUPAC से हमारा क्या मतलब है? इसका मतलब इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री है। ये एक कमेटी है जो केमिस्ट्री के सारे नियमों और कॉन्डक्ट्स को स्थापित करने से संबंधित है। एलिमेंट्स को नाम देने से सभी स्टैंडर्ड सेट करने तक बहुत से फंक्शंस IUPAC द्वारा किए जाते हैं। तो बहुत सालों बाद IUPAC ने एलिमेंट्स को सिंबॉलिकली नेम करने का नियम सेट किए। बर्जीलियस के आइडिया को आगे बढ़ाते हुए कमेटी ने सुझाया कि एटम्स को उनके पहले लेटर्स को अपर केस में लिख के सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट किया जाना चाहिए, जैसे कि हाइड्रोजन के लिए H। लेकिन हम क्या करेंगे अगर हमारे पास एक दूसरा एलिमेंट है जिसका नाम सेम लेटर से शुरू होता हो? तो हमें घबराने की जरूरत नहीं है। हम पहले लेटर के बाद वाले लेटर्स को ले लेंगे, लेकिन उन्हें स्ट्रिक्टली लोअर केस में ही लिखेंगे। ये रहे कुछ एग्जांपल्स। हम हीलियम के लिए He यूज करते हैं, एल्यूमिनियम के लिए Al, कोबाल्ट के लिए CO एंड सो ऑन। यहाँ कुछ एलिमेंट्स के सिंबल्स ऐसे हैं जहाँ दूसरा लेटर एलिमेंट के नाम का अगला लेटर नहीं है, जैसे कि क्लोरीन के केस में हम Cl लिखते हैं। अंत में कुछ एलिमेंट्स को ग्रीक और लैटिन नाम भी दिए गए थे, तो इन एलिमेंट्स के सिंबल्स भी इन नामों पर आधारित थे। क्या आप इनके कुछ एग्जाम्पल्स गेस कर सकते हैं? हम हमेशा देखते हैं कि सोडियम को Na लिखा जाता है। क्या आप जानते हैं क्यों? जी हाँ, क्योंकि सोडियम का लैटिन नाम नेट्रियम है। उसी तरह हमारे पास K से कैलियम है, जो कि पोटेशियम है, और आयरन के लिए उसके लैटिन नाम से Fe है। इसी तरह हर एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए उसे एक यूनिक नाम और सिंबल है। ये थोड़ी सी हिस्ट्री थी कि एटम्स को कैसे रिप्रेजेंट किए जाते थे और अब ये कैसे रिप्रेजेंट किए जाते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और एटम्स के स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं और कुछ अनोखे एक्सपेरिमेंट्स को देखते हैं जो कई साइंटिस्ट ने पास्ट में किए थे। किसी भी एलिमेंट का सबसे छोटा और डिवाइड ना होने वाला पार्टिकल क्या है? आप तुरंत इसका आंसर कहेंगे एटम। लेकिन क्या आप श्योर हैं कि एटम्स और आगे डिवाइड नहीं हो सकते? अगर आपको याद हो तो पिछले लेसन में हमने पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के बारे में सीखा था। क्या आपने कभी सोचा है कि ये चार्जेस कहाँ से उत्पन्न होती हैं? किसी भी सब्सटेंस को ऐसा क्या होता है कि वो चार्ज हो जाता है? खैर, इसका आंसर हमारे बेसिक क्वेश्चन में ही है। जी हाँ, हमारा आंसर क्वेश्चन में ही है कि क्या एटम्स और आगे डिवाइड हो सकते हैं या नहीं। एक सेकंड रुकिए, चार्जेस का एटम्स की डिविजिबिलिटी से क्या संबंध है? चलिए इस कॉन्सेप्ट को एक बहुत ही आसान तरीके से समझते हैं।
हम जानते हैं कि डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी ने समझाया था कि एटम्स मैटर के ना डिवाइड होने वाले पार्टिकल्स हैं। लेकिन 1886 में यूजिन गोल्डस्टाइन नामक एक जर्मन फिजिसिस्ट ने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए जिससे इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स मिले थे। उन्होंने एक गैस डिस्चार्ज ट्यूब में नए प्रकार के रेडिएशंस ढूंढे। वैसे एक डिस्चार्ज ट्यूब क्या है? जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं कि ये एक ग्लास ट्यूब है जो इलेक्ट्रोड से कनेक्टेड है। हम जानते हैं कि कैथोड पॉजिटिवली चार्ज होता है जबकि एनोड पर नेगेटिव चार्ज होता है। ट्यूब में सेंटर के पास एक परफोरेटेड मेटल डिस्क सेंटर रखी हुई थी जो कैथोड का काम कर रही थी। एनोड को एक एंड पर रखा गया था, जैसे कि हम इस डायग्राम में देख सकते हैं। अब जब इस सेटअप में दोनों इलेक्ट्रोड्स के अक्रॉस एक बहुत ही हाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लगाया गया तो गोल्डस्टीन ने ट्यूब के खाली स्पेस में तेज चमकने वाली रेज देखी। उन्होंने ये भी देखा कि रेज कैथोड के ऑपोजिट डायरेक्शन में बढ़ रही थी। तो इसका क्या मतलब है? जी हाँ, इसका मतलब ये था कि रेज और कैथोड के चार्जेस सेम होते हैं, क्योंकि नेचर में सामान्य चार्जेस एक दूसरे से रिपेल करते हैं। तो इससे उन्होंने ये कंक्लूड किया था कि रेज में एक पॉजिटिव चार्ज होता है। उन्होंने इन रेज का नाम कैनाल रेज रखा। इन्हें पॉजिटिव रेज या एनोड रेज भी कहा जाता है। लेकिन अब इन ऑब्जर्वेशन से क्वेश्चन ये आता है कि पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स ट्यूब के अंदर कैसे आए? बहुत से साइंटिस्ट ने कई हाइपोथेसिस आगे रखे जो चार्जेस से संबंधित कॉन्सेप्ट को समझाते थे, लेकिन जो पहला एक्सपेरिमेंटल सबूत जो ज्यादातर एक्सेप्ट किया गया था वो ब्रिटिश फिजिसिस्ट जे थॉमसन द्वारा आगे लाया गया था। पॉजिटिवली चार्ज कैनाल रेज की खोज केमिस्ट्री में एक बहुत बड़ी सफलता थी। इसने बहुत से केमिस्ट को जो एटम्स के कॉन्सेप्ट पर काम कर रहे थे उनका नजरिया बदल दिया। इसके कारण कई साइंटिस्ट ने बहुत से एक्सपेरिमेंट्स किए और बहुत से हाइपोथेसिस को आगे लाया। लेकिन ये एक्सपेरिमेंट्स किस पर आधारित थे? यहाँ कौन सा वो प्रश्न था जिसका जवाब ढूंढा जा रहा था? खैर, अब तक सब एक ही फैक्ट जानने के लिए उत्साही थे और वो था कि क्या एटम्स और आगे डिवाइड हो सकते हैं या नहीं। जी हाँ, कई सालों तक साइंस की दुनिया काफी हद तक श्योर थी कि एटम्स इनडिविजिबल हैं, वो और आगे डिवाइड नहीं हो सकते हैं। लेकिन कैनाल रेज से बहुत सारी ऐसी चीजें सामने आई जो इसे गलत साबित करती थी। उनके मौजूदगी से एक बहुत बड़ा सवाल सामने आया, ये पॉजिटिवली चार्ज रेज आई कहां से? क्या ये एक संकेत था कि एटम्स में भी चार्ज पार्टिकल्स होते हैं? और अगर हाँ, तो हमें ये कैसे पता चलेगा? बहुत से साइंटिस्ट इनके एक्सपेरिमेंट द्वारा पाए गए सबूत के साथ आगे आए। उनमें से कुछ ही कॉन्सेप्ट्स को समझाने में सफल रहे। इससे ये पता चला कि एटम्स भी और आगे डिवाइड हो सकते हैं। जी हाँ, 19वीं सेंचुरी के अंत तक साइंटिस्ट ये ढूंढने में सफल रहे कि पॉजिटिवली चार्ज रेज और कुछ नहीं लेकिन एटम्स के अंदर पार्टिकल्स हैं जिन्हें प्रोटॉन्स कहा जाता है। हालांकि प्रोटॉन्स की खोज और उन्हें नाम देना कई दशकों बाद हुआ, तब तक उन्हें पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स ही कहा जाता था। लेकिन अब अगर एटम्स में सिर्फ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हों तो ये नेचर में कैसे एग्जिस्ट करते हैं? क्योंकि अगर सभी एटम्स में सिर्फ प्रोटॉन्स होते तो हमारे आसपास सब कुछ पॉजिटिवली चार्ज होता, है ना? इसका मतलब कि एटम में कुछ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स भी मौजूद होने चाहिए। नेगेटिवली चार्ज सब एटॉमिक पार्टिकल्स की मौजूदगी प्रसिद्ध ब्रिटिश फिजिसिस्ट जोसेफ जॉन थॉमसन और उनके सहयोगियों द्वारा साबित की गई। एक्सपेरिमेंट द्वारा उन्होंने दिखाया कि एटम्स में नेगेटिवली चार्ज्ड सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी होते हैं। इन्हें बाद में इलेक्ट्रॉन्स के नाम से जाना गया। अब बताइए, ये दो सब एटॉमिक पार्टिकल्स को कैसे अरेंज किया जा सकता है? खैर, बहुत से साइंटिस्ट आए कई मॉडल्स के साथ जो एटम्स के स्ट्रक्चर के बारे में सुझाते थे। चलिए इन कुछ एक्सपेरिमेंट्स और हाइपोथेसिस को देखते हैं जिन्होंने हमें एटम्स के एक्चुअल स्ट्रक्चर तक पहुंचने में मदद की। जिन्होंने पहले सही एक्सप्लेन करने की कोशिश की वो थे ब्रिटिश फिजिसिस्ट जे थॉमसन। उन्होंने एक मॉडल सुझाया जो एटम के स्ट्रक्चर को समझने में मदद करता था। चलिए देखते हैं थॉमसन क्या कहना चाहते थे। आपने त्योहारों के दौरान बनाई गई पुडिंग तो जरूर देखी होगी जिसमें नट्स या चॉकलेट चिप्स होते हैं। क्या ये ऐसा कुछ दिखता है? जी हाँ, और ये किस तरह का स्ट्रक्चर है? ये एक जेली जैसी चीज है जिसमें कुछ नट्स होते हैं, है ना? खैर, थॉमसन द्वारा दिया गया एटॉमिक स्ट्रक्चर इस पुडिंग की तरह ही था, इसलिए उन्होंने इसका नाम भी प्लम पुडिंग मॉडल ऑफ एन एटम रखा। लेकिन एटम और पुडिंग में क्या समानता थी? उन्होंने बताया कि नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स एक स्फीयर में मौजूद हैं जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स से बना है। जी हाँ, उसी तरह से जैसे पुडिंग में नट्स एम्बेडेड होते हैं, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स भी पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स की पुडिंग में एम्बेडेड हैं। उन्होंने ये भी सुझाया कि दोनों पार्टिकल्स मैग्नीट्यूड में बराबर हैं। ये क्या सुझाता है? जी हाँ, ये सुझाता है कि एटम स्वभाव में न्यूट्रल होता है। थॉमसन के एटॉमिक मॉडल के दो बड़े पॉइंट्स कुछ इस प्रकार थे।
पहला, एटम में पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर होता है और उसमें इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड होते हैं। दूसरा, नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस मैग्नीट्यूड में बराबर होते हैं, इसलिए एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। अब क्या आपको लगता है कि एटम के इस मॉडल में कोई गलती नहीं थी? क्या इसमें कोई भी कमी नहीं थी? नहीं, इस मॉडल में कई कमियां थी। ये तब सामने आया जब बहुत से दूसरे साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंटल सबूतों के साथ आगे आए, जिसने थॉमसन के एटॉमिक मॉडल का विरोध किया।